Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हालचाल है? ठीक है। चलो आज से हम क्या करते हैं, क्लास 12th का फर्स्ट वॉल्यूम और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इसका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीजें हमको इस फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यानी स्थिर विद्युत की, ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या है इसका मतलब है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत, इसका मतलब विद्युत स्थिर भी होती है। देखिए विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज, अगर ये चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो भी चार्ज है, अगर ये चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, चल नहीं रहा है, बिल्कुल भी अपनी जगह स्थिर है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अगर ये चार्ज मूवमेंट करे तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। जैसे इतना डिफरेंस है कि जैसे वाटर है, पानी है, अगर ये पानी स्थिर है, ठीक, बहुत बड़े क्षेत्र में स्थिर है, तो इसको तालाब कहेंगे, पॉन्ड कहेंगे, और या झील कहेंगे। ठीक है। और यही पानी अगर चलने लगे तो इसको नदी अथवा नहर कहेंगे। ठीक है। तो ये अंतर है कि अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर चार्ज स्थिर है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्थिर विद्युत की। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है, यदि चार्ज स्थिर रहेगा। ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक चार्ज समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, अभी बताएंगे चार्ज कैसे हुआ, पहले इसको देख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इसको ये दो टाइप में बांटा गया है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर कोई सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ जानते हो, पदार्थ हमारे चारों ओर जो भी है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान है, जो स्थान घेरता है, जो जगह घेरता है, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है, ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, स्मॉल पार्टिकल से। ठीक है। और ये स्मॉल पार्टिकल भी अगर तोड़े जाएं तो इतने छोटे पार्टिकल हो जाएंगे कि ये बहुत छोटे पार्टिकल हो जाएंगे, और इन्हीं को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है। और मॉलिक्यूल को भी अगर डिवाइड किया जाए, तोड़ा जाए,
तो इसमें निकलेंगे एटम। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब एटम से मॉलिक्यूल बना है, परमाणु से अणु बने हैं और अणु से पदार्थ बना है। ठीक है, एटम को भी 3 भाग है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, these are the fundamental particles of the atom। ये परमाणु के मूल कण है जिनसे कि परमाणु बनता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है? परमाणु, परमाणुओं से अणु और अणुओं से पूरा पदार्थ बन जाता है। ये एटम तक समझ में आ गया। अब एटम देखिए, चलो यही देख लीजिए। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो यहां न्यूक्लियस होता है, ये वाला, इसके चारों ओर ऑर्बिट में ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, ये वाला न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं, जैसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इससे होता है 2n² अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 2 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2। सेकेंड ऑर्बिट में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू 2 और ये कितना हो जाएगा 2n², 2 दूनी 4 दूनी 8। थर्ड ऑर्बिट में 2n², 3 तिया 9 दूनी 18। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑर्बिट की, जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन एक और नियम इन्होंने बताया था कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हल्का सा समझना था, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पूरी तरह, और पढ़ भी चुके होंगे, तुम तो 12th के हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, सबसे बाहरी कोश, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन से पूरी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन से। जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो इनर्ट एलिमेंट है। ठीक है, वो क्रिया नहीं करेंगे, अक्रिय तत्व है। ठीक है, तो और कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ परमाणु जैसे हीलियम है, इसका क्या है 2He4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो 2। तो पहली एक ही कक्षा बनेगी, पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरी हो जाती है, इसलिए हीलियम भी उसी श्रेणी में आता है। ठीक है, आर्गन भी आता है, उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनकी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं वे अपनी कक्षा को पूरा समझते हैं, पूरी है समझते क्या है। और उनकी जो बाहरी कक्षा है वो, जैसे तीसरी कक्षा, जस्ट चलो सोडियम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो तो अक्रिय है। और जिनकी पूरी नहीं है, जैसे 11Na23, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करिए 2, 8 और 1, 3 कक्षाएं हो गई। सबसे लास्ट की कक्षा क्या है? तीसरी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अधूरी कक्षा है। जो कक्षाएं आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो पूरे नहीं है उनको हम वैलेंसी बैंड कहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ही वैलेंसी डिपेंड करती है। ठीक है, वैलेंसी सेल कहते हैं इस जगह, तो बैंड अलग चीज है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। ठीक है, ये वैलेंस ऑर्बिट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देता है और ये बन जाता है Na+। कहने का मतलब है कि आवेश का जो जन्म हुआ है, जो चार्ज का जन्म हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से हुआ है। किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वहां एक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और अगर 2 निकल जाए तो 2+ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 1- 1 इलेक्ट्रॉन के आने से, ठीक है, और
अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उससे 2 माइनस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये प्लस और माइनस जो है यही है चार्ज, आवेश, और ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन के आने अथवा जाने पर। चार्ज अवश्य 2 टाइप के हैं, लेकिन एक ही कण की वजह से ये प्लस माइनस हो रहा है। हालांकि ये प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, तो यहां हम केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ये आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कुछ अधिक गहराई में नहीं जाना है। कभी ये कैसा इनर्ट गैसेज है और ये रिएक्शन किससे करेंगे, वो तो फिर केमिस्ट्री में देखना किससे करेंगे। मेरा एम है इलेक्ट्रिक चार्ज समझाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज वहां उत्पन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए सोडियम है ये, और ये सोडियम का आयन है, ये Cl क्लोराइड, ये क्लोराइड का आयन। ठीक है, तो ये सोडियम है, ये क्या है? एटम, और ये क्या है? आयन। ठीक है, ये क्या है? एटम। जब तक कोई आवेश ना हो इस पर, जब तक कोई वैलेंसी ना हो इसकी, वो एटम ही माना जाएगा। और ये क्या है? आयन। आयन का मतलब है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव संयोजकता यानी कि चार्ज। तो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कहीं से भी लिया हो, नॉर्मल वे में सोडियम से ले लेता है, अब जब पड़ोस में ही मौजूद है तो वहीं से ले लेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, और -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पर चार्ज होता है। ठीक है, कूलाम चार्ज की यूनिट है, अभी आगे पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ में। ठीक है, ये नेगेटिव नेचर का होता है, तो ये जहां भी जाएगा वही नेगेटिव कर देगा। अब एक बात बताओ, इस पर पॉजिटिव कैसे हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकलने से। देखो यहाँ सोडियम पर कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, 0 है। तो 0 में से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यानी कि -1 घटा दो, तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो प्लस का चार्ज उत्पन्न हो जाता है। Cl पर एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो 0 था इसका चार्ज, विद्युत उदासीन था, परमाणु तो विद्युत उदासीन ही होता है। 0 था, 0 पर एक -1 जोड़ दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक, हम -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहे हैं 1 से। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, और इनका अब क्या समझना है? हाँ, एक चीज और है इसमें कि इसका जो सेम चार्ज अगर हो, सेम नेचर के, ठीक है, सेम नेचर के अगर 2 चार्ज हैं, कहने का मतलब प्लस और प्लस, या फिर माइनस और माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट नेचर में, अपोजिट नेचर के अगर चार्ज होते हैं, जैसे प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी कि अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात, क्वांटाइजेशन। देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के निकलने से अथवा आने से जो भी चार्ज क्रिएट होगा, वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होगा। ठीक है, जैसे -E प्लस माइनस मान लो,
प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E, इस तरह से। ऐसा नहीं होगा कि प्लस माइनस 2.5E हो जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पूरा आधा नहीं जाएगा, 1.5 नहीं जाएगा, 2.5 नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाएगा, जैसे क्लास में या तो बच्चे कितने हैं, 20 हैं, या बच्चे 10 हैं, या बच्चा 1 है, लेकिन बच्चा 2.25 नहीं हो सकता, बच्चा 3.5 नहीं हो सकता। स्टूडेंट कैसे हो सकता है किसी भी बैच में, आधा बच्चा तो आएगा नहीं। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का। अब है आपका पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, ये क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण, मतलब पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कंडक्टर, सेकंड है इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर का मतलब है चालक पदार्थ, चालक, और चालक का मतलब है विद्युत के चालक, और विद्युत के चालक का मतलब है कि जैसे कोई भी पदार्थ है, कॉपर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, मतलब चार्ज फ्लो हो सकता है, यानी इसके कंडक्टर, विद्युत धारा के चालक है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक के कंडक्टर माने जाएंगे। कुछ पदार्थ है विद्युत रोधी, विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर, इनमें करंट नहीं आएगी, सूखी लकड़ी है, कांच है, अभ्रक है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो इनको कहते हैं हम, इनकी चालकता कैसी है, शून्य, कोई कंडक्टिविटी नहीं है इनमें, इसमें कंडक्टिविटी है। इन दोनों के बीच में एक थर्ड कंडीशन बनती है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम और इंसुलेटर से अधिक, यानी अचालकों से अधिक होती है। इन दोनों के बीच में आएंगे ये सेमीकंडक्टर, ठीक है। इनकी जो कंडक्टिविटी है इससे तो कम होगी चालकों से, इसमें मेटल्स आते हैं, और इनसे अधिक होगी, यानी ये पूरी तरह चालक नहीं है और ना ही पूरी तरह विद्युत रोधी है। तो ये थर्ड कंडीशन है इनकी, इनकी जो थर्ड कंडीशन है, दोनों के बीच में आते हैं, और इन्हीं को कहते हैं हम अर्धचालक। लेकिन इसमें अर्धचालक में और इसमें कंडक्टर चालक में एक अंतर है, मुख्य अंतर तो बहुत सारे हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स ही अलग आएगी, उसमें पढ़ेंगे इसको ढंग से। लेकिन चालकों का जो प्रतिरोध है ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है, यानी चालकता कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और इनका टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसका अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो उतना ही अच्छा चालक बनेंगे, और इसका टेम्परेचर कम करते जाए तो इनकी चालकता भी कम होगी, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे, ये इंसुलेटर हो जाएंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर भी मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है इनको, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में केवल इतना ही, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। और एक और पदार्थ होता है डाइलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये इससे संबंधित है। देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी अचालक पदार्थ होते हैं और इंसुलेटर भी अचालक पदार्थ होते हैं।
इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अंतर क्या है कि अगर इनको हाई वोल्टेज के बीच में रख दिया जाए तो ये आवेशित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, इनके सरफेस पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, इनके पर नहीं होता। ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक। परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक का मतलब अब क्या है, कूलाम्स लॉ। पहला नियम है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ देखिए, कूलाम ने क्या कहा था, या कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस थ्योरी को आप याद करें, रटें, एक तो तरीका ये है, नहीं, कुछ नहीं करना। ये करना है कि अगर आपको ये कूलम्स लॉ पता है तो इसके बिहाफ पे आप डेफिनेशन बना देंगे। बात यह है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2, और इनके बीच की दूरी है R, ठीक है, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, ठीक है, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपात, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 ये Q2, Q1 Q2, ठीक है, इसका अमाउंट Q1 है, इसका अमाउंट Q2 है। और सेकंड स्टेप में F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड F is directly proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। तो इसको सीधा नहीं कह सकते दो बातों को, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सीधी बात है, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर्मूला इसको बनाइए, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटा करके बराबर लगाइए तो ये कांस्टेंट के की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और उसका कांस्टेंट का मान सब जगह अलग होता है, यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने पहले भी बताया था कि जब कोई फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से बराबर में कन्वर्ट होता है, इक्वल टू में, इक्वेशन के रूप में, तो एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है। एक कांस्टेंट वो 1 भी हो सकता है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल उसमें फोर्स में क्या था, G था, कैपिटल G था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ठीक है। अगर ये बीच में एयर या वैक्यूम है तो K का वैल्यू 1 आ जाएगा, और अगर K मीडियम का ये वो रखा है, इसमें K परावैद्युता का पदार्थ रखा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ K ही आएगा दरअसल। अगर ये एयर में है तो क्या हो जाएगा, F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान 1 होता है निर्वात के और वायु के लिए माना गया, और हम वायु में ही रहते हैं, वायवीय जीव हैं, बड़ा है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कूलम्स लॉ का है और इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू देखिए क्या है, एक साथ मिल जाएगी पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन 0 की अगर बात की जाए तो एप्सिलॉन 0 क्या है, चलो एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम,
और एयर, और इसका वैल्यू होता है 8.85 5 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही है, ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है अलग से। 4 पाई की, 4 तो कांस्टेंट ही, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 3.14, और इस पूरे की वैल्यू बता दी हमने 9 पॉइंट। ये फिजिकल कांस्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे अथवा हो जाएंगे अपने आप, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ था। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? परमिटिविटी, इसको कहते हैं विद्युतशीलता, परमिटिविटी का मतलब, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया? Thank you.